सबका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की। हमने ये भी पढ़ा था कि वर्तमान और तात्कालिक समय अर्थात 1945 से लेकर 1990 का जो शीतकालीन का दौर था, उस दौर में किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और इसके अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और उसके उद्देश्य क्या है। जब भी किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसके कुछ न कुछ निहित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जब वो उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है तभी उस संगठन की भूमिका की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय राष्ट्र संघ के नाम से 1920 में एक संगठन का निर्माण किया गया था ताकि प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी उसका विश्व को उन्हें देखना न पड़े और उस विभीषिका से जो नरसंहार हुआ था, जो हानि हुई थी जन और धन की, वैसा वातावरण पुनः नहीं बन जाए, इसके लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया था वो उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और उसकी परिणति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध न हो, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था या उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन राष्ट्र संघ अपने उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य जब हुआ तो उसमें मित्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही विश्व दो विभिन्न शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरी तरफ समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 1990 में 90 तक का जो कालखंड था, 1945 से 1990 तक का जो कालखंड था, वो इन दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध एक प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति होती है। उसमें अस्त्र और शस्त्रों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि हर समय ऐसा वातावरण रहता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। युद्ध हुआ नहीं लेकिन युद्ध हो सकता है, इस भय से विश्व आक्रांत था। तो सबसे पहला उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा दिया कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वे आपस में किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं रखें। इस उद्देश्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, केवल राजनीतिक समस्या ही हो। देश में विभिन्न देश आपस में राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर ही लड़े, ये जरूरी नहीं है। आपसी वैमनस्य और संकटपूर्ण वातावरण आर्थिक रूप पर भी बन सकता है, सामाजिक स्तर पर भी बन सकता है और सांस्कृतिक स्तर पर भी बन सकता है। तो इस प्रकार की किसी भी समस्या का समाधान करना और उसका हल ढूंढना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को समानतापूर्वक लागू करवाना कि जब विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि और कानून बनाए जाते हैं तो वो कानून और संधियां सभी पर समानतापूर्वक लागू हो, किसी एक पक्ष का शोषण नहीं हो और एक पक्ष उसमें अपना लाभ न ले। इस निहित स्वार्थ को दूर करते हुए समानता का वातावरण स्थापित करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। कोई भी देश किसी दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करे, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करे, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करे। इस आधार पर राष्ट्रों की जो प्रादेशिक अखंडता होती है और उसकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है उसका आदर करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर करना और करवाना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और उसकी भूमिका, उद्देश्य आदि के बारे में अध्ययन किया। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और उस मंच पर में 193 सदस्य सम्मिलित हैं, तो इतने बड़ा संगठन कार्य किस रूप में करता है? तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एजेंसियां और संगठन होते हैं जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को परिणति प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हमने नाम सुना हुआ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं और कार्य करने होते हैं वे सब WHO के द्वारा किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनिसेफ के बारे में हमने पढ़ा है। बच्चों के कल्याण के लिए जितने भी कार्य होते हैं उन सब का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के ऊपर होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, मनुष्य के अधिकारों का हनन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका नेतृत्व मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके पश्चात हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनके लक्ष्यों के बारे में अध्ययन चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासिता परिषद। सबसे पहले सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हर 2 साल के पश्चात चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका प्रमुख उद्देश्य शांति, सुरक्षा कायम रखना और सैन्य कार्यवाही करना। अर्थात किसी जगह पर अगर सैन्य कार्रवाई करनी है तो जो इसके सदस्य देश होते हैं उनके द्वारा सेना भेजी जाती है, और उसके माध्यम से, उस सेना के माध्यम से किसी प्रदेश विशेष में अगर सैन्य कार्रवाई करनी हो तो उसका दायित्व सुरक्षा परिषद का होता है। उसके पश्चात होती है महासभा। महासभा के 193 यानी जितने भी देश सम्मिलित है इस संगठन में, वे सब महासभा की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। सदस्यों के प्रवेश और निलंबन और बजट पारित करना। अर्थात महासभा का मुख्य कार्य किसी देश को, नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित होना है तो उसकी सेवा शर्तों को मानते हुए हस्ताक्षर करना है, और किन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देना है और किन सदस्यों की सदस्यता को निलंबित करना है, ये सारा कार्य महासभा के द्वारा देखा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए यानी सुरक्षा परिषद के लिए बजट पारित करने का कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र शर्मा हैं, और वर्तमान में भी जो न्यायाधीश है वे भारत के ही हैं। इसका मुख्यालय हेग में है। देशों के आपसी विवाद, झगड़े और अन्य समस्याओं पर निर्णय देने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय, इसमें एक महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य कार्य यानी रोजाना के जो दैनिक कार्य होते हैं उनका संचालन करने का कार्य सचिवालय का होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 57 सदस्य होते हैं और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य आदि समस्याओं पर विचार कर रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करना, ये कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का होता है। और अंतिम है न्यासिता परिषद, इसके 14 सदस्य थे। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस समय जो विकासशील देश थे या जो उन्होंने तत्काल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी और वे प्रगति की राह पर चल रहे थे, उन देशों को सहयोग करना और उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में लाने का कार्य करने के लिए न्यासिता परिषद का गठन किया गया था। जितने भी पिछड़े हुए देश हों उन सब की सहायता करने का कार्य न्यासिता परिषद के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यह अंग कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात इसको भंग कर दिया गया है। वर्तमान में केवल 5 जो ऊपर के अंग है वे ही कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।